मैम सेवंथ वो तो में के स्पीड बाद पे तो डिपेंड करता है ना हर एक बच्चे की। 7th में के बाद एक्चुअली फिर आपके पास वेस्ट हो जाएंगे वो बुक्स। 1 मंथ आप यूज करोगे उनको सिर्फ। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि ना मतलब बच्चों को मिल जाए, अगर किसी को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है तो ठीक है। ज्यादा लेट अगर वो टाइम बताएंगे तो ज्यादा लेट में नहीं हम लोग प्रोवाइड कराएंगे फिर। मैम तो क्या? चलता है। हार्ड कॉपीज एमटीजी की, जैसे बच्चों को मैम मिला था वैसे ना। प्रोवाइड कैसे होगी? उसमें आप लोगों को एक लोकेशन बता दिया जाएगा आपके नियर अबाउट, या हो सकता है थोड़ा दूर भी हो। उस लोकेशन पे जाके आपको अपनी बुक्स रिसीव करनी मैम होंगी। जो अवंती के मॉड्यूल्स थे वो। एमटीजी था ना वो पूरा। मैम वो तो मिला हुआ है। सब बच्चों को नहीं मिला था ना उस टाइम पे। उस टाइम पे जिन बच्चों का टेस्ट परफॉर्मेंस अच्छा था सिर्फ उनको मिला था। देखो, आज हम पढ़ते हैं हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारा पूरा न्यूरल सिस्टम। एक सेकेंड बच्चों, कॉल आ रहा है। हाँ, मैंने भी मैसेज किया था आपको फॉर बुक्स। हाँ बेटा, जिसने मैसेज किया था ना बुक्स के लिए, उन सबका नाम मैंने दिया हुआ है। तो देखो, आज हम पढ़ते हैं हमारा पूरा न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम से क्वेश्चन मेरे को बताएगा कोई, कितने क्वेश्चन आते हैं? मैम एक या दो आते हैं इसमें से। 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो अब सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहली चीज आती है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो अपनी एनसीईआरटीज ओपन कर लो, एनसीईआरटी में हाईलाइट करना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, एक दूसरे के साथ फंक्शनिंग करके बढ़ते हैं। एक सेकेंड बच्चों। तो हमें कोऑर्डिनेशन देखना है कि बच्चों, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो दो ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करके और उनके फंक्शंस भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डाइजेशन के अंदर देखा था, डाइजेशन में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या करा रहे थे, डाइजेशन भी करा रहे थे, और उसके साथ साथ वो एब्जॉर्प्शन कराने का भी काम कर रहे थे। कुछ ऑर्गन्स करा रहे थे, नहीं करा रहे थे? यस डाइजेशन मैम। भी, और यस मैम। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जब दो चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है। सपोज मेरी स्केलेटल मसल्स है, मैं मूव करा रही हूँ अपने स्केलेटल मसल्स को, तो मेरे को साइड बाय साइड क्या कर चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो मेरी जो एनर्जी प्रोवाइडिंग ऑर्गन्स होंगे और जो स्केलेटल सिस्टम वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। करेंगे या नहीं? तो यस अब देखो, मैम। सिर्फ यस। आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन भी ध्यान रखना है। द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे याद है उसमें हम लोगों ने जेनेटिक्स में सप्लीमेंट्री जीन्स और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पढ़े थे। यस। यस मैम। क्या थे वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स? दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, यस और मैम। अगर एक ने काम नहीं किया तो पूरे काम पर इफेक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ पे भी दो ऑर्गन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कि भाई अगर एक ऑर्गन का काम नहीं हुआ तो दूसरे ऑर्गन का काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा ही होगा। ये था हमारा यहाँ पे। अब आता है हमारे पास पूरा न्यूरल सिस्टम, हम लोगों को पढ़ना है न्यूरल सिस्टम एग्जैक्टली होता कैसे है और किस किस चीज से बना होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, न्यूरल सिस्टम अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमारे पास लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होता है। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि हमारे पास हाइड्रा, ये पूरा का पूरा क्या है, इसके अंदर न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बना हुआ है। और न्यूरल सिस्टम हाइड्रा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसके अंदर है, आपके इंसेक्ट्स के अंदर है। और जैसे जैसे हम ह्यूमंस तक आएंगे तो जो न्यूरल सिस्टम है और ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा, या नहीं? पूरे न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगी हमारे पास? न्यूरल। ठीक है। तो अब आता है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के अंदर हमें दो पार्ट याद रखना है। एक होता है मेरे पास सीएनएस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एक होता है पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम मतलब हमारे पूरी बॉडी का सेंट्रल पार्ट। सेंटर में क्या होता है हमारे पास? ब्रेन।
और स्पाइनल कोड। तो सीएनएस के अंदर आएगा ब्रेन और स्पाइनल कोड, और पीएनएस के अंदर क्या आएगा, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर नर्व। ब्रेन और स्पाइनल कोड से जितनी भी नर्व्स निकल रही होंगी उन सारी नर्व्स को हम बोलेंगे क्या, आपका पीएनएस। जैसे कि पेरिफेरल। ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कोड हो गया। ब्रेन और स्पाइनल कोड से जितनी भी नर्व्स निकल रही हो, पूरी बॉडी के अंदर फैल रही है, इसको हम बोलेंगे आपका पीएनएस। और ये सेंटर वाला हो जाएगा आपका सीएनएस। पीएनएस। अब जो ये नर्व्स प्रोड्यूस हो रही हैं आपके सीएनएस से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन हम इनको बोल पीएनएस रहे हैं। नर्व्स भी आपकी दो टाइप की हो सकते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट का मतलब क्या होता है? मैम आ रही है मैम ये ऑर्गन से ना मैम जो आ रही मैम एफरेंट, वहां पे एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल था। यहाँ पे फाइबर्स। एफरेंट का मतलब है यहाँ पे जो मैसेज लेके जाएगा स्पाइनल, मतलब स्पाइनल कोड की तरफ जो आ रही है, आना किसकी साइड, हमारे सीएनएस की साइड जो आ ब्रेन रही की तरफ। यस। है। तो मतलब एफरेंट को ही मैं सेंसरी न्यूरॉन लिख दूं, यस मैम। और हमारे पास जो इफरेंट होगी उनको ऑर्गन मोटर। तक ले जाएगी वो। मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। तो एफरेंट फाइबर्स को ही हम बोलते हैं हमारी सेंसरी न्यूरॉन, और इफरेंट वाली को बोलते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन, जो मैसेज लेके मतलब इंफॉर्मेशन लेके आएंगी। एफरेंट जो सिग्नल लेके जाएंगे, कोई भी स्टिमुली, आपके हैंड पे कोई भी पॉइंटेड चीज टच हुई तो आपका वो सेंस करेगी न्यूरॉन, जो सेंस करेगी और सेंस करके उसको सीएनएस तक लेके जाएगी, उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। फिर आपका ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड उसके अगेंस्ट में एक इंफॉर्मेशन या फिर एक ऑर्डर जनरेट करेगा कि उस केस में आप क्या करना है। वो कौन सी न्यूरॉन लेके आएगी, आपकी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ जो एफरेंट न्यूरॉन है वो कहाँ से कहाँ ओरिजिनेट हो रखी है, ऑर्गन टू सीएनएस। सीएनएस है ना, और इफरेंट सीएनएस टू सीएनएस ऑर्गन। सीएनएस टू इफरेंट। इसको भी यहीं पे एनसीईआरटी में लिख लेना। ये हो गई एफरेंट, ऑर्गन टू सीएनएस जाएगी, और इफरेंट सीएनएस से ऑर्गन जाएगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। डन। यस मैम। अब जो मेरे पास ये पीएनएस है, इस पीएनएस को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया मेरा सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, एक हो गया मेरा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब सोमेटिक और ऑटोनॉमिक में क्या डिफरेंस होता है, देखो याद कैसे रखना है। ऑटोनॉमिक मतलब जो चीज ऑटोमेटिकली वर्क करती है। ऑटोमेटिक का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसको वॉलेंट्री बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कोई फंक्शंस बताओ जो इनवॉलेंट्री चलते हैं। मैम आई स्लाइड होती है जो हार्ट। मैम या ब्रीथिंग ऑफ हार्ट, ब्रीथिंग, हार्ट बीट। ब्रीथिंग को फिर भी हम कहीं ना कहीं तक कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे हार्ट का पंप करना वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा ईसोफेगस के अंदर जो न्यूरॉन होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी सारी की सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे ब्रेन का कौन सा सिस्टम संभालता है? वो संभालता है हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम। और हमारी बॉडी के सारे स्केलेटल सिस्टम वाले मूवमेंट, जैसे मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ, तो ये हैंड मूव मैं किस सिस्टम की वजह से कर पा रही हूँ? बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है। ये सोमेटिक न्यूरल सिस्टम मेरे पूरी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कौन से मूवमेंट्स को? स्केलेटल सिस्टम के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है सोमेटिक। एस से स्केलेटल सिस्टम वाले मूवमेंट याद रखना। ऑटोनॉमिक से जो चीज ऑटोमेटिकली वर्क करती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मैम सोमेटिक का एग्जांपल क्या होगा? किसका बेटा? सोमेटिक का। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना। सोमेटिक का सारे स्केलेटल सिस्टम वाले मूवमेंट्स हमारे
सोमैटिक में है। भी स्केलेटल सिस्टम वाले होंगे वो सब उसी में ही। ओके मैम। ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए हमारी पीडीएफ के बीच में। तो मैंने आपको अभी तक सिर्फ टेबल बताया क्या कि मेरे पास जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसको मैंने सबसे पहले किसमें डिवाइड किया, सीएनएस में और पीएनएस। पीएनएस में। फिर पीएनएस को आगे डिवाइड कर दिया किसमें, ऑटोनॉमिक CNS और में और सोमैटिक। एएनएस में। अगेन जो मेरे पास ये एएनएस है इसको मैं आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक होगा मेरे पास सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को जैसे कि हम लोग ने उस बाकी चैप्टर्स में पढ़ता है, किसमें पढ़ता है, रेगुलेशन वाली चीज में पढ़ते हैं कि कौन सा पार्ट सिंपैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के अंदर सारे के सारे कौन से काम होंगे जो इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग करेंगे, इमरजेंसी में और पैरासिम्पैथेटिक में जो सारे के सारे काम हम रेस्ट के टाइम पे करेंगे। नॉर्मल। मतलब जैसे अभी मेरी बॉडी अभी मेरी रेस्ट में है तो मेरी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम कर रहा होगा। लेकिन सपोज करो मेरे सामने इमरजेंसी आ जाए कुछ, तो कौन सी चीज वर्क करेगी, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। और इमरजेंसी के टाइम पे आप लोगों को पता ही है हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, और हमारा और क्या होता है, हमारी जो आई बॉल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, डायलेट कर जाती है। और क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, हमारी स्केलेटल सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ये सारी की सारी चीजें जब हमारे सामने इमरजेंसी आती है तब जो भी प्रोसेस होता है उनको बोलता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जब हम रेस्ट में चल रहे हैं अभी वो है। क्लियर सबको यहाँ तक? यस मैम। आइज का डायलेट होना यस मैम। हाँ जी। मैम आइज का डायलेट होना मतलब आइज का डायलेट होना, आपके सामने अभी शेर आ जाए तो क्या करोगे, आइज बंद कर लोगी या फिर उसको देख के दौड़ने लग जाओगे वहां से? दौड़ने आइज लग डायलेट करना मतलब आइज बड़ी बड़ी हो जाना। ठीक है, ये हो गया सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। फिर इसके बाद आता है मेरे पास विजरल न्यूरल सिस्टम। विजरल न्यूरल सिस्टम के अंदर जितनी भी मेरी नर्व्स हैं, फाइबर्स हैं, गैंग्लिया हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी विजरल न्यूरल सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो विजरल न्यूरल सिस्टम में क्या लिखते हैं, द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी हमारे पीएनएस का ही पार्ट है जिसके अंदर सारी नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सिस बाय विच इम्पल्स ट्रेवल, कहां से कहां ट्रेवल करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम विजरा टू द। अच्छा, विजरा का मतलब क्या होता है? विजरा का मतलब हमारे वो स्मूथ करता है ना, यस मैम। है ना। तो जितने भी हमारे स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है वो विजरल नर्वस सिस्टम है। हमारे स्मूथ मसल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल्स के पास सिग्नल आएगा। ये वॉलेंट्री होगा या इनवॉलेंट्री होगा? इनवॉलेंट्री होगा ना। राधिका कोई डाउट? हाँ मैम जैसे इसमें विसरल वाला एक तो आपने ये वाला बताया और एक एएनएस भी तो है इसके अंदर, स्मूथ मसल तक ले जाता है सीएनएस से। एएनएस तो मैंने बता दिया, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इसमें लिखा है ना कि वो सीएनएस से, जो ऑटोनॉमिक है वो सीएनएस से स्मूथ मसल तक भी ले जाता है, तो ये दो होंगे ना। हाँ, मतलब देखो ऑटोनॉमिक में हमारा हार्ट भी आ जाएगा, हमारे लंग्स आ जाएंगे, मतलब सारे इनवॉलेंट्री आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूंगी स्मूथ मसल्स टिश्यूज की, जैसे कि हम लोग टिश्यूज पढ़ते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्मूथ को हमेशा अलग रखता है, स्मूथ मसल्स और एक कार्डियक मसल्स और एक स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स के लिए तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम वर्क करेगा, और मेरे पास जो कार्डियक मसल्स होगी उसके लिए लिख लेना ऑटोनॉमिक वर्क करेगा, और जो स्मूथ मसल्स होगी उसके लिए विजरल न्यूरल सिस्टम वर्क करेगा। मोनिका समझ में आया? वीएनएस हमारी जितने भी स्मूथ मसल्स टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जितना नर्व्स का ट्रांजैक्शन होता है वो विजरल न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है। और विजरल के अंदर जनरली ये भी आता है, जब हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया है, तो इम्पल्सिव जो डिसीजन लिया जाता है ना बिना सोचे समझे, वो भी विजरल न्यूरल सिस्टम के थ्रू ही बोला जाता है। क्लियर? यस। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब आता है डायरेक्टली, हाँ जी मैम गैंग्लिया का क्या मतलब होता है?
जैसे हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारे पास गैंग्लियाज होता है, फाइबर्स होता है, प्लेक्सस, इन सबको बताएंगे एंड में। ओके मैम। छोटे छोटे फाइबर्स होता है जिनका काम नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। जैसे कि हमारे हार्ट के अंदर होता है ना, आर्टरीज होते हैं, और हमारे पास वेसल्स होते हैं, हमारे पास वेन्स होते हैं। किसी का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, पल्मोनरी वेन, किसी का पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही इन्होंने न्यूरल सिस्टम के अंदर भी किया हुआ है। नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, गैंग्लियन, ये सब नाम इनको दिए हुआ है। डन? Yes, Yes. ma'am. अब आता है हमारे पास न्यूरॉन एंड अब पहली चीज बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है ना तो एक क्वेश्चन, जितना मैंने अब तक ये पार्ट बता दिया ना, इसमें से एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पूछ ले, किसी पे भी पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी रहती है वो आपकी रहती है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से। अगर मैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ कुछ ऐसे बनाता है ना उसकी स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. न्यूरॉन के अंदर 3 पार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही आएगा कि न्यूरॉन की बॉडी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट 1 पार्ट होता है आपका सेल बॉडी, एक्सॉन, स्नेप्टिक नोब। Yes, ma'am. सिनेप्टिक नोब तो सबसे लास्ट में होता है ना? ये लास्ट वाला है ना, ये स्नेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब, स्नेप्टिक नोब, ये तो है 3 पार्ट। मैम इन 3 हमने टेस्ट में भी भी आता है क्या क्या? मैम 3 पार्ट तो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना सेल का बॉडी, जिसके अंदर हमारे सेल का सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, नाइट्रस ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसको बोलता है सेल बॉडी। एक्सोन वाला पार्ट वो होता है जिसके अंदर हमारे पास कौन सी सेल्स होती है, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, उसको एक्सोन बोल देते हैं। जो सबसे एंड वाला टर्मिनल वाला पार्ट होता है उसको स्नेप्टिक नोब बोल देते हैं। एंड इसी के ऊपर ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं जिनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन्स को एक्सेप्ट करने के। यस मैम। मैम इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं ना? एग्जैक्टली, इसके साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा, साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी इसको बोलेंगे एक्सोलेमा। दीज आर द डेंड्राइट्स। इसकी सेलुलर बॉडी के अंदर हमारे निसल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ने, बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है हमारा। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें आई मेरे पास, साइटोप्लाज्म आया, और उसके अलावा छोटी छोटी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली, एंड सेल बॉडी के बाहर से छोटे छोटे जो ब्रांचेस निकले रहते हैं उन्हीं ब्रांचेस को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, डेंड्राइट्स। एंड इन्हीं डेंड्राइट्स के अंदर भी हमारे निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यही फाइबर्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को, यही क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी, पूरी सेल की बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब इन्हीं के पास क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे डेंड्राइट्स के ऊपर, इन्हीं के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। फिर आएगा मेरे पास एक्सोन वाला पार्ट। एक्सोन क्या होता है, एक लॉन्ग फाइबर होता है, द डिस्टल एंड ऑफ विच, ये ऊपर डिस्टल एंड हो गया, वो ब्रांच है, एंड ईच ब्रांच टर्मिनेट, सॉरी डिस्टल वाला नीचे वाला पार्ट होगा, ये स्नेप्टिक नोब वाला पार्ट। एंड हमारे पास नीचे इसमें डिस्टल पार्ट में क्या प्रेजेंट है आपका, स्नेप्टिक नोब और एक्सोन टर्मिनल प्रेजेंट है। इन्हीं स्नेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल्स किसके बने होते हैं, RER के लिए से बने होते हैं, प्लस फ्री राइबोसोम से बने होते हैं। इसीलिए हम इनको देखो, RER प्रेजेंट है और फ्री राइबोसोम प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा किसका सिंथेसिस करेंगे ये, राइबोसोम को क्या बोलता है, प्रोटीन। इसका मतलब ये क्या करेंगे, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन करने वाला है, ठीक है।
तो एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है, डिस्टल एंड जो ब्रांच है, हर एक ब्रांच के में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला स्नेप्टिक नोब। इन्हीं स्नेप्टिक नोब के अंदर छोटे छोटे वेसाइकल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे इन वेसाइकल्स के अंदर केमिकल प्रेजेंट होगा जो कि होगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सोन जो होगा वो ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब यहां से सिग्नल निकल के आएगा आपका एक्सोन बॉडी से और कहाँ पे आ जाएगा, स्नेप्टिक नोब पे। एंड स्नेप्टिक नोब पे आपका अटैच्ड होगी क्या, एक सेकंड न्यूरॉन। मतलब ऐसा नहीं होता कि सपोज मेरे हैंड पे कोई चीज टच हुई तो एक न्यूरॉन ने उसको सेंस किया और सेंस करके वही न्यूरॉन कहाँ तक लेके जाएगी, ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड तक। न्यूरॉन्स का एक पूरा का पूरा ब्रांच होता है, एक न्यूरॉन, फिर उससे सेकंड न्यूरॉन अटैच है, फिर थर्ड न्यूरॉन अटैच है, ऐसे एक लाइन में न्यूरॉन्स अटैच होती है। ठीक है, ओके मैम। एक मैम। सेकंड रुकना, मुझे लगा ओके मैम। टेक टीम से ये, तो मे भी आप लोगों के मार्क्स के बारे में एक बार मैं पूछ लेती हूँ।
या हाय बच्चों, सॉरी अगेन। बच्चों मैंने आप लोगों को टेस्ट स्कोर के बारे में बात कर लिया है, तो वो ना आज 3 PM तक आई गेस रिजॉल्व हो जाएगा। आपका टेस्ट स्कोर मेरे पास आ जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का टेस्ट स्कोर क्या रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो मे भी ऐसा कर लेंगे हम लोग, खुशबू मैम की क्लास है ना आप लोगों के साथ 3 बजे। यस मैम। हाँ, तो खुशबू मैम की क्लास जैसे फिनिश हो जाएगी ना, तो उसमें मैं लॉग इन करके आप लोगों के आपके टेस्ट स्कोर्स बता दूंगी, या फिर ऐसा भी होगा कि आप लोगों के मेल पे मैं सेंड करा दूंगी टेस्ट स्कोर। ओके मैम। टेस्ट स्कोर अच्छे से अपने एनालाइज करना है कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स डाउन, किस सब्जेक्ट में नहीं। ये प्रज्ञा? आपके सारे टेस्ट संडे को ही होंगे? हाँ जी, सारे टेस्ट संडे में हुआ करेंगे। टाइमिंग वही रहा करेगा 2 बजे से 2 से 5:20, क्योंकि एग्जैक्टली नीट एग्जाम भी उसी टाइम पे हो रहा है ना। चलो, वो एक्चुअली ना मेरे को कल कहीं जाना था तो मैं टेस्ट दे नहीं पाई थी। PDF आप मुझसे ले लेना, OMR शीट में उसको फिल करके अपने मार्क्स वो मेरे को शेयर कर देना, या मैं अपने आपके मार्क्स चेक कर दूंगी, मैं आंसर की शेयर कर दूंगी, आप खुद से मार्क्स एनालाइज कर लेना। बट एवरी संडे मैम एक बार ग्रुप में PDF सेंड कर दीजिएगा और क्वेश्चन मैं की। अभी क्लास के बाद मैं क्वेश्चंस की PDF शेयर कर दूंगी। चलो देखो, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्नेप्टिक नोब्स होते हैं वहां पे स्नेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सोन ट्रांसमिट करता है, क्या ट्रांसमिट करता है एक्सोन? आपका नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, किधर? आपके स्नेप्स तक या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साइड में। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन बच्चों यहां से आ जाता है कि नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एक्सोन या डेंड्राइट्स है। न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर देखो, एक एक्सोन है बट बहुत सारे डेंड्राइट्स है। लोकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो साथ ही साथ ट्राई करो याद करने का। मल्टीपोलर, पोलर का मतलब उसकी पोल साइड पे बहुत सारी ब्रांचेस है। बाइपोलर मतलब एक एक्सोन है और सिर्फ एक ही डेंड्राइट है, मतलब 2 टोटल चीजें प्रेजेंट है। और यूनिपोलर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सोन प्रेजेंट है, कोई डेंड्राइट्स नहीं है। मल्टीपोलर, पोल वाली साइड पे बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, मतलब एक एक्सोन। याद रखना एक्सोन सिर्फ एक ही रहने वाला है, एक्सोन ज्यादा नहीं होंगे, हो सकते हैं ज्यादा, तो क्या हो सकता है हमारे ज्यादा हो सकता है। और ये कहाँ पे पाया जाएगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन के अंदर रीजन होता है, तो इसका मतलब ब्रेन वाला जो पार्ट है उसको तो सुपर एक्टिव रहना है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तो इसलिए उसको चाहिए कि भाई उसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स हो। क्यों उसको चाहिए बहुत सारे डेंड्राइट्स हो? बिकॉज डेंड्राइट्स के अंदर ही क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे तभी ब्रेन जल्दी जल्दी वर्क करेगा। बाइपोलर, एक एक्सोन है, एक डेंड्राइट है, जो कि हमारी आईज की रेटिना में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा आईज ऑफ रेटिना में आपकी किस टाइप की न्यूरॉन पाई जाती है, आंसर होगा बाइपोलर। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसी न्यूरॉन्स पाई जाती है? यूनिपोलर पाई जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन, 2 टाइप की एक्सोन होंगी आपके पास, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वो होंगी जिनके ऊपर शेवान सेल्स प्रेजेंट होंगी एंड उनकी जो एक्सोन वाला पार्ट होगा उसके ऊपर एक क्या वो होगी हमारी माइलिन शीट। माइलिनेटेड जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है प्लस शेवान सेल्स भी प्रेजेंट है। और अगर शेवान सेल्स होती है तो यहाँ पे हमारे इम्पल्स का मूवमेंट कैसा होता है? इम्पल्स ऐसे जंप कर करके कर चलेगी ना। इसको हम बोलते हैं आपका सॉल्टेटरी कंडक्शन। और अगर कोई भी चीज जंप करके चल रहा है, मतलब एक इंसान है वो जंप कर करके चल रहा है, एक इंसान नॉर्मली चल रहा है, किसकी स्पीड फास्ट होगी? जंप करने वाले की या नॉर्मल चलने वाले की? जंप करने हमारी माइलिनेटेड होंगी, माइलिनेटेड एक्सोन्स होगी, उनके थ्रू नर्व इम्पल्स का जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी ना एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। क्लियर? माइलिनेटेड के ही अंदर क्या हो गए आपके नोड्स ऑफ रेनिवियर्स प्रेजेंट होंगे। नोड्स ऑफ रेनिवियर किसके बीच का गैप है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीट। वो एडजेसेंट माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर। और माइलिनेटेड शीट कहाँ पे पाई जाती है? आपकी स्पाइनल और सेरिब्रल नर्व्स के अंदर पाई जाती है। स्पाइनल और सेरिब्रल नर्व्स के अंदर पाई जाती है। अनमाइलिनेटेड कहाँ पे पाई जाती है?
जिसके अंदर कोई माइलिन CNS। प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ शेवान सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये हमारी पाई जाती है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर। मैम हम ऐसे कह सकते हैं ना कि CNS के अंदर तो माइलिनेटेड है और PNS के अंदर अनमाइलिनेटेड। एग्जैक्टली ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। यस। क्लियर सबको? सीएनएस के अंदर हमारी माइलिनेटेड, एएनएस और एसएनएस, या फिर डायरेक्टली पीएनएस बोल लो उसको। हमें सोल्टेटरी कंडक्शन वाला बताने के बाद सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब होता है जब आपकी इम्पल्स जंप कर करके चलती है। जंप कर करके क्यों चल रही है? बिकॉज उसके बीच में आपके नोट्स ऑफ, मतलब जो शेवान सेल्स में देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीच में गैप्स है, ये गैप्स। यस तो यहाँ पे क्या करती है, इन गैप्स में थ्रू ऐसे ट्रांसमिट होती है जंप कर करके। मतलब तो ये फास्ट होगा या जो ये नॉर्मल फास्ट होगा, फास्ट होगा सोल्टेटरी कंडक्शन। ओके। सबको क्लियर है यहाँ तक? एवरीवन? यस मैम। यस मैम। चलो क्लियर है, देन आगे चलते हैं अभी हम लोग। अब आता है मेरे पास जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। एग्जैक्टली नर्व इम्पल्स के अंदर आपका कैसे वो कंडक्ट करती है नर्व आपकी इम्पल्स को, और कैसे वो जनरेट होती है। पहली चीज वो जनरेट कैसे होगी, और फिर वो आपकी पूरी एक्सॉन के अंदर कंडक्ट कैसे होगी। अब देखो, ये मेरे पास मैंने बनाया हमारा न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, इनर साइड में नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इनर में नेगेटिव चार्ज होता है एंड आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब बाहर वाले जो, मतलब मेरी ये क्या है, ये एक्सॉन वाला पार्ट है। ये क्या है, ये एक्सॉन वाला पार्ट है। और एक्सॉन के बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर वाले को बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर की साइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किसका अमाउंट ज्यादा होता है? सोडियम का ज्यादा होता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में किसका अमाउंट ज्यादा होता है? पोटेशियम का ज्यादा होता है। ये अमाउंट क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे आपका पोटेशियम का और सोडियम का इनफ्लक्स और एक्सफ्लक्स होता है। एक्सफ्लक्स सेल के बाहर जाना, इनफ्लक्स सेल के अंदर एंटर होना। तो हमेशा बाहर 3 Na पॉजिटिव जाएंगे और अंदर कितने के पॉजिटिव आएंगे? सिर्फ 2 के पॉजिटिव। देखो, बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, अंदर सिर्फ 2 पॉजिटिव आ रहा है। तो इसकी वजह से बाहर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, अंदर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव कैसे, हमने इसको वोल्ट मीटर से मेजर किया था। वोल्ट मीटर से जब मैंने मैम एक बार और रिपीट कर दो, ये कैसे अंदर बाहर जा रहे हैं? पर लेकिन आपने तो बताया था कि अंदर के पॉजिटिव ज्यादा है, तो फिर इधर से अंदर कैसे आ रहा है के पॉजिटिव? देखो वोल्टेज गेटेड चैनल्स लगे हुए हैं। तो ये जो मीडियम बना है या फिर ये जो पोटेंशियल बना है वो किसकी वजह से बना है, मैं वो बता रही हूँ कि हमेशा बाहर की साइड तो 3 Na पॉजिटिव जाता है और अंदर की साइड 2 K पॉजिटिव आता है। तब ये मीडियम जनरेट हुआ कि भाई बाहर तो हमारे पास ज्यादा Na पॉजिटिव हो गए और अंदर K पॉजिटिव कम रह गए, क्योंकि है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना। मतलब कोई चीज बाहर 3 जा रही है, अंदर सिर्फ 2 रह रही है, या अंदर 2 आ रही है, बाहर 3 जा रही है, अंदर 2 आ रही है, ऐसे। ओके मैम। तो अंदर कम हो रहा है। और इसके अलावा अंदर नेगेटिव चार्ज होने का एक और रीजन होता है, यहाँ पे HCO3 नेगेटिव, मतलब कुछ नेगेटिव आयंस भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अंदर एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। आया समझ इतना? यस मैम। तो उसमें लिख लिया हमने कि भाई आउटसाइड यस राधिका पॉजिटिव चार्ज होता है और इनसाइड नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। सोडियम आयन है ही नहीं कहाँ पे? अंदर की तरफ। सोडियम आयन तो है ही नहीं। अंदर भी सोडियम आयन होते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है। अंदर जो चार्ज ज्यादा रहता है वो पोटेशियम का रहता है, लेकिन जितने बाहर सोडियम है उसके कंपैरिजन में अंदर कम रहते हैं। और इसके साथ साथ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है।
तो बस इतना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बाहर कितने सोडियम जा रहे हैं और अंदर कितने पोटेशियम एंटर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा यहाँ पे एक और चैनल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इस पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू भी पोटेशियम अंदर एंटर होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में मेरी एक्सोन किस स्टेट में है? ये है अभी मेरे पास रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेट में मतलब अभी कोई इंपल्स ट्रांसमिट नहीं होगा। जब बाहर पॉजिटिव होगा अंदर नेगेटिव, कोई इंपल्स ट्रांसमिट नहीं होगा। तो रेस्टिंग स्टेट में आपकी एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है वो किसके लिए ज्यादा परमिएबल होती है? तो वो परमिएबल होती है के पॉजिटिव के लिए। के पॉजिटिव के लिए मोर परमिएबल होती है, मोर परमिएबल। और इस केस में आपका कितना पोटेंशियल जनरेट होता है? वैल्यू क्या आती है इसकी? -70 मिलीवोल्ट। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन की पोलैरिटी क्या रहती है? बाहर पॉजिटिव इनर नेगेटिव, या बाहर सोडियम होता है अंदर सोडियम होता है? ये क्वेश्चन। सेकंड, रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमिएबल होती है? पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल होती है। थर्ड क्वेश्चन, रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन को जो मैंने वोल्ट मीटर से मीजर करके देखा तो कितना वोल्ट उसका पोटेंशियल था? -70 मिली वोल्ट। क्लियर? यस मैम। तो ये तो मेरे पास फर्स्ट केस हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल का। अब मेरे पास सेकंड केस आया। सेकंड केस में क्या हुआ कि मेरी एक्सोन के इंपल्स आया। जी मैम एक बार ये बता दो, ये क्या था के पॉजिटिव? ये के BGA पॉजिटिव क्या लिख रखा है? अच्छा, ये BGA का मतलब है वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब ये ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू सिर्फ पोटेशियम एंटर हो सकता है अंदर। ये वो चैनल्स हैं। ओके इस केस में मेरे पास पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन रहते हैं। एक और क्वेश्चन, ये जो मेरे पास यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है ना, इसको भी लिख लो, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम कर रहा है? एक आयनिक बैलेंस बनाने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है कि बाहर 3 पॉजिटिव अंदर 2 के पॉजिटिव, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन हो रहा है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आयनिक ग्रेडियंट, आयनिक ग्रेडियंट मेंटेनेंस। डन। चलो, अब फिर क्या हुआ? हमारे पास एक स्टिमुली आई। मतलब आपके हैंड की अभी जो एक्सोन थी, वो जो स्टेट मैंने फर्स्ट बनाया वो ऐसी थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ? आपके हैंड पे कोई पिन टच हुआ। तो जैसे ही कोई पिन टच हुआ, उसको बोला मैंने कि भाई स्टिमुली आई। तो स्टिमुली आते ही क्या होगा यहाँ पे? कोई बता सकते? एग्जैक्टली डीपोलराइजेशन होगा। मेरे पास जो सोडियम, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, ऐसे ही सिर्फ सोडियम चैनल्स भी होते हैं, वो ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर सोडियम आने शुरू हो जाएंगे। अब अंदर की साइड सोडियम एंटर होने शुरू हो गए तो अंदर की पोलैरिटी कैसी हो जाएगी? अब पॉजिटिव हो जाएगी। और बाहर की कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अगर आपके सामने एक एक्सोन बना के रखी हुई है जिसमें आपको दिख रहा है कि भाई बाहर की साइड नेगेटिव चार्ज है, अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे? कौन सी स्टेट में है आपकी एक्सोन अभी? कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइज्ड स्टेट में। मतलब उसने स्टिमुली को एक्सेप्ट कर लिया, वो स्टिमुली को आगे भेजेगी। स्टिमुली को एक्सेप्ट कर लिया है उसने, ये होगा। तो हमारे पास क्या केस आया डीपोलराइज स्टेट के अंदर? सबसे पहले जो सोडियम गेटेड चैनल्स थे वो सडनली ओपन हो जाएंगे। जैसे ही वो ओपन होंगे तो मेरे पास यहाँ पे पोलैरिटी कैसी बन जाएगी? आउटसाइड नेगेटिव, इनसाइड पॉजिटिव बन जाएगा। ये हो जाएगा। अब मेरी जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि पहले हम चेक करते हैं पोलैरिटी, सेकंड पे हम मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमिएबल है और फिर कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ। 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होगा हमें तीनों स्टेट से। किसके लिए ज्यादा परमिएबल है इस स्टेट में?
सोडियम सोडियम आयन सोडियम मोर परमिएबल। अब इसका पोटेंशियल निकालोगे तो कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा? +34 MV, या फिर 30 से 34 भी बोल देता है। अगर ये 32 लिखा हुआ है, 33 या 31 लिखा हुआ है तो तब भी समझ जाना डीपोलराइज के लिए ही बोल रहे हैं। क्लियर? पहले केस में क्या हुआ? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए थे जिसके थ्रू अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। फिर सोडियम चैनल्स ओपन हो गए जिसके थ्रू अंदर सोडियम एंटर हुए, पोलैरिटी चेंज हो गई, हमारी मेम्ब्रेन जो थी वो सोडियम के लिए ज्यादा परमिएबल बन गई, +34 मिलीवोल्ट मेरा पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी मेरे पास? रिपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन में क्या होगा? रीपोलराइजेशन में मेरे पास जो पोटेशियम गेटेड चैनल्स थे अब वो हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को क्या कराना पड़ेगा? जो सोडियम गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हुए तो उनको क्लोज कराना पड़ेगा ना। सोडियम गेटेड चैनल्स जो होंगे अब वो क्लोज हो जाएंगे एंड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। और इनके जो ओपनिंग होती है बहुत स्लोली होती है, धीरे धीरे ओपन होंगे लेकिन ज्यादा टाइम के लिए ओपन रहेंगे। स्लोली ओपन होंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन होंगे। अब क्या करेंगे? ये अंदर से पोटेशियम आयंस को बाहर स्प्लिट भेजेंगे। एक्सफ्लक्स होगा पोटेशियम आयंस का, इस पॉइंट को भी लिख लो। एक्सफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। अब जब पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो इसका मतलब बाहर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव, और अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। इस स्टेट को हम बोलेंगे कि अभी मेरी जो एक्सॉन है वो कौन से स्टेट में है? रिपोलराइजेशन कर रही है। तो ये मेरे पास थर्ड स्टेट हो गया। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेट आता है जिसके अंदर होता है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में कुछ नहीं होता, जो ये पोटेशियम चैनल से बहुत ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन हो जाता है, और इतने ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन हो जाता है कि भाई सारा का सारा जो पॉजिटिव है ना बाहर निकल जाता है। तो बाहर तो हाईली पॉजिटिव हो जाता है और इनर साइड में हाईली नेगेटिव। कितना नेगेटिव हो जाता है? मतलब नॉर्मल देखो, रेस्टिंग स्टेट में आना चाहिए इस बार इसको। पोटेंशियल कितना था मेरे पास? -70। लेकिन जब ये हाइपर पोलराइज हो जाता है, देखो यहाँ पे रीपोलराइजेशन में अगेन -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास ये जो सोडियम चैनल्स ये ओपन ही रह जाएंगे तो तब ये चला जाता है -90 मिलीवोल्ट तक। बस ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं मैम? इस स्टेज को बोलते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट। ओके। और हाइपर पोलराइज स्टेट में होगा क्या फिर हमारा? पोटेशियम ज्यादा निकल जाएगा। हाइपर पोलराइज स्टेट ये आई किसकी वजह से? आई इस वजह से हमारे जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स थे वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ओपन हो गए। इस केस में हमारे हैंड पे कुछ भी चीज टच होती रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होता है ना कभी कभी हम लोग बहुत देर तक बैठे हुए हैं, हम बोलते हैं हमारे हाथ सो गए, हमारे पैर सो गए, कुछ भी टच नहीं होता ना, एकदम से फिर धीरे धीरे फील होने लग जाता है। Yes, 2 ma'am. सेकेंड बाद, ये कभी कभी 1 मिनट का भी टाइम होता है। तो इसका मतलब आपके जो हैंड की न्यूरॉन्स है उस टाइम पे, अगर हाथ सो रहा है पैर सो रहा है, वो हाइपर पोलराइज स्टेट में है। वो कोई नर्व इम्पल्स, कोई न्यूरॉन का इम्पल्स का कंडक्शन नहीं कर रही होती है स्टेट में। मतलब न्यूरॉन इज नॉट यानी क्या बेटा? हम जब एनेस्थीसिया देते हैं तो जब भी यही कंडीशन जनरेट होती है। एनेस्थीसिया के अंदर भी यही करते हैं। जिस पार्ट को हम लोगों को इनएक्टिव बनाना होता है उस पार्ट को हाइपरपोलराइज करा देता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? मैम हाँ जी, शॉर्ट में बता दीजिए पूरा। कौन से वाला? देखो एक बार पूरा रिकैप करा देती हूँ। हाँ मनोज आप बताओ।
मैम थर्ड और फोर्थ केस में दोनों में प्लस था, पोटेशियम माइनस था। थर्ड में तो क्या था भाई, देखो थर्ड में ये हुआ कि मेरे पास सोडियम गेटेड चैनल्स क्लोज हो गए और पोटेशियम वाले ओपन हो गए, पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो गए, -70 मिलीवोल्ट तक आ गया। लेकिन अगर वो पोटेशियम चैनल बहुत ज्यादा ओपन हो गए, जैसे कि सपोज करो आपने टैप ओपन करके रख दी, उसके नीचे बकेट लगा दी, जब तक वो बकेट फिल होगी तब तक तो सही है। लेकिन अगर वो टैप आपने बहुत ज्यादा देर तक खुली छोड़ दी तो चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बकेट से बाहर पानी आना शुरू हो जाएगा, यस मैम। पानी का वेस्टेज होगा। सेम केस यहाँ पे है कि भाई सोडियम चैनल्स मैंने, पोटेशियम चैनल मैंने ओपन किए, इसलिए किए ताकि परमिएबिलिटी चेंज हो, लेकिन ज्यादा टाइम तक ओपन रह गए तो बहुत ज्यादा परमिएबिलिटी चेंज हो गई। यस मैम। ओके मैम। आई समझ। यस मैम। तो सबसे पहले हमारे पास रेस्टिंग स्टेट होगा, रेस्टिंग स्टेट में बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर की साइड नेगेटिव होगा, पोटेशियम के लिए परमिएबल होगी। फिर धीरे धीरे सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम अंदर की साइड एंटर होंगे, अंदर की पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाएगा, सोडियम के लिए ज्यादा परमिएबल +34 मिलीवोल्ट हो जाएगा। फिर सोडियम चैनल्स को बंद करा के पोटेशियम वाले ओपन करा देंगे, पोटेशियम बाहर की साइड एंटर होंगे, अगेन परमिएबिलिटी सेम आ जाएगी -70। अगर ज्यादा टाइम तक के लिए ओपन रह दिया तो वो हाइपोपोलराइज्ड स्टेट में चला जाएगा। क्लियर? यस मैम। चलो यस मैम। यही सब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे आया हुआ था, सीएनएस से था ना, किधर गया हमारा, अच्छा सीएनएस के अंदर कैसी न्यूरॉन कैसी नर्व होती है, सीएनएस के अंदर कैसी नर्व होती है, नर्व फाइबर माइलिनेटेड होती है ना हाँ मैम। सीएनएस के अंदर। तो एनसीईआरटी के साइड में लिख देना कि जो सीएनएस की माइलिन शीथ होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट से, ओलिगोडेंड्रोसाइट। कंटिन्यूअस माइलिन, हाँ जी, कंटिन्यूअसली पूरा माइलिनेटेड होता है ना। कॉन्टिन्यूअसली माइलिनेटेड होता है आपका सीएनएस। पीएनएस में दो केस आता है, पीएनएस के अंदर क्या आता है, ऑटोनोमस और आपका सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, जिसके अंदर अनमाइलिनेटेड पाया जाता है। तो शेवान सेल्स है बट माइलिनेटेड नहीं है। और माइलिनेटेड में भी ना एक ये भी केस है, मतलब दो चीजें ये भी आती है कि एक बार तो डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो जाता है इसके अंदर और पूरी तरीके से होता भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बाइपोलर मल्टीपोलर यूनिपोलर यहाँ से आया हुआ है, या फिर ये ओलिगोडेंड्रोसाइट से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में नोट्स ऑफ रेनिवेयर पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी अगर क्वेश्चन आएगा तो इस इम्पल्स ट्रांसमिशन से आएगा, जितना मैंने आप लोगों को ही समझाया। इस इम्पल्स ट्रांसमिशन में तो कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे को, ये तो बहुत सिंपल सा है। मैम क्या बेटा? मैम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होती हैं जो बहुत फास्ट कंडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके मैम। क्लियर सबको? चलो ये देखो जितना मैंने आप लोगों को समझाया है ना, सब कुछ वही लिखा हुआ है पूरा का पूरा, कैसे कैसे ट्रांसमिट होगी। सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं तो सोडियम एंटर हो जाएंगे, तो अंदर की साइड पॉजिटिव बनता चला जाएगा, बाहर की साइड नेगेटिव हो जाएगा। बाहर अगर नेगेटिव होगा तो मनोज कौन सी स्टेट होगी वो? रेस्टिंग स्टेट। बाहर नेगेटिव होगा तो नहीं, डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड। चलो अब यहाँ पे बढ़ो। अब हमने देखा कि नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शन कॉल्ड स्नेप्स। अब आपको एक स्नेप्स बना के दिखाती हूँ मैं। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये दूसरी न्यूरॉन है। अब अगर इसको समझो तो ऐसे है, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरी न्यूरॉन, ऐसे पूरा न्यूरॉन्स का ना एक लाइन बनी होती है। तो ये न्यूरॉन सिग्नल किसको देगी? इस वाली न्यूरॉन के एंड पॉइंट को देगी, फिर इस वाली एंड पॉइंट से न्यूरॉन का सिग्नल पूरा इसके अंदर जाएगा, मतलब एक ही न्यूरॉन के अंदर। या फिर इसको ऐसे समझ लो, देखो
न्यूरॉन अगर हमारी इम्पल्स ट्रांसमिट होगी तो उसको बोलते हैं हम आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, सपोज ये ए न्यूरॉन है, ये बी न्यूरॉन है, ये सी न्यूरॉन है, ये डी न्यूरॉन है। ए न्यूरॉन से बी न्यूरॉन के अंदर मेरे को इम्पल्स ट्रांसमिट करना है, तो कौन से मेथड के थ्रू होगा? क्या ए और बी के बीच में कोई हम पोटेंशियल जनरेट करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे ना। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे हम आपका केमिकल इम्पल्स। और ए और बी के बीच में जो गैप बन रहा है ना, ये जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन को बोलता है स्नैप्स या साइनेप्स। विद इन द न्यूरॉन होगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा, बिटवीन टू न्यूरॉन्स होगा तो केमिकल इम्पल्स होगा। देखो यही लिखा हुआ नहीं, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में थ्रू जंक्शन, बीच में जो गैप बन रहा है उस गैप को बोलता है साइनेप्स। इस साइनेप्स के अंदर क्या प्रेजेंट आया? एक न्यूरॉन फिनिश हो रही है, इसका पोस्ट सिनेप्टिक नोब है ना, और एक का स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका प्री सिनेप्टिक नोब है। तो स्नैप्स को ये भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो कैसे बना, फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। उस पार्ट को बोल देंगे synaptic cleft। दो टाइप के स्नेप्स होंगे, इलेक्ट्रिकल स्नेप्स और केमिकल स्नेप्स। दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लो। मैम हाँ जी मैम एक बार वो रिपीट कर दीजिए। ठीक है अभी करती हूँ। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होगा केमिकल साइनेप्स। डिफरेंस में आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमेशा किसके बीच में होगा? विद इन द न्यूरॉन होगा। और केमिकल साइनेप्स किसमें होगा? बिटवीन टू न्यूरॉन्स होगा। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हम सिर्फ क्या, एक मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी चेंज होती है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके थ्रू इम्पल्स जनरेट होती है। लेकिन केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है मेरे पास? न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रिकल स्नेप्स आपका बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, बट केमिकल साइनेप्स हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा। अब इनकी स्पीड पे आ जाओ। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की स्पीड ज्यादा होगी या केमिकल की ज्यादा होगी? इलेक्ट्रिकल की ज्यादा होगी। तो इसकी होगी फास्टेस्ट और इसकी फास्ट लिख ले। यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं चाहिए, नो न्यूरोट्रांसमीटर। ये होता कहाँ पे है आपका? जनरली हमारे पास कार्डियक मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और केमिकल साइनेप्स तो मोस्टली इन बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर यही पाया जाता है। अब एनसीईआरटी पे अब देखो टू टाइप्स के इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। मैम साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट आपका ये है, मैंने बताया एक दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन है। एक न्यूरॉन का तो एंड पॉइंट है जिसको हमने बोला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और एक न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब डेंड्राइट वाला पार्ट है। डायग्राम में देखा था ना ऐसे। यस मैम। ये था और एक में ये था। तो ये तो हमारा प्री साइनेप्टिक नोब हो गया और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक नोब हो गया। तो इन दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में जो परमिएबिलिटी बन रही है, फिर जो स्पेस बन रहा है, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। गैप साइनेप्टिक भी तो इसे ही बोलते हैं। साइनेप्स भी उसी को बोलते हैं। साइनेप्स का मतलब होता है जब इम्पल्स ट्रांसमिट होती है इसके थ्रू, उस प्रोसेस को साइनेप्स बोलते हैं। जो बीच में गैप बन रहा है, जो जंक्शन बन रहा है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो ध्यान से पढ़ना साइनेप्स की डेफिनेशन। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन
थ्रू अ जंक्शन इज कॉल्ड साइनेप्स। और साइनेप्स क्या है? साइनेप्स का मतलब है आपका बीच में जो गैप बन रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू जब ट्रांसमिट हो रहा है, प्रोसेस Okay, ma'am. साइनेप्स है, जंक्शन साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। डन बच्चों? मैम हाँ जी, मैम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, bidirectional दोनों हो बाई सकते डायरेक्शनल हो सकता है इसमें आपका इलेक्ट्रिक वाला, और आपका केमिकल वाला बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, केमिकल वाला हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। हैं। ओके मैम। क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में मेम्ब्रेन जो होती है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मतलब इलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम दो न्यूरॉन्स के बीच में भी करा रहे हैं, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया कार्डियक मसल्स वाला कि कार्डियक मसल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक साइनेप्स होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में भी और विद इन अ न्यूरॉन भी आपका कौन से वाला होगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक वाला होगा। तो वहां पे केस क्या होगा कि प्री और पोस्ट जो होता है दोनों के दोनों बहुत ज्यादा क्लोजली प्रेजेंट होने चाहिए, सो दैट वहां पे जो आपकी इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही पास ऑन हो जाए। और जब डिस्टेंस ज्यादा होता है जो जनरली हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहां पे एक से दूसरी में ट्रांसफर करने के लिए मेरे को केमिकल साइनेप्स मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स शेयर कराने पड़ते हैं कि एक दूसरे न्यूरॉन को मैं स्टिमुली प्रोवाइड कराऊं। आया समझ ये चीज? यस मैम। इलेक्ट्रिक करंट Yes, हमारा ma'am. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर across through these synapses, the transmission of an impulse along across electric synapse is very similar to impulse conduction along a single axon. Impulse transmission across a electric synapse is always faster than the chemical. Are rare in our electrical synapse rare है और कहाँ पे पाया जाता है इलेक्ट्रिक वाला? कार्डियक मसल। Cardiac muscles. केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या होता है? प्री और पोस्ट के बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेस भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब वो जो स्पेस है सिनेप्टिक क्लेफ्ट का वहां पे फ्लूइड भी प्रेजेंट हो सकता है। केमिकल्स कौन से यूज करते हैं हम? न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे यूज करते हैं। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर क्या होता है? आपके वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने बताया था ना सिनेप्टिक वेसिकल्स, यस सिनेप्टिक Yes, वेसिकल्स, ma'am. सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। When an impulse arrive at the axon terminal, एक्सॉन के जब टर्मिनल पॉइंट पे हमारी इंपल्स आ जाएगी, ये क्या करेगी? टू स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड द मेम्ब्रेन। मतलब जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है उनको मेम्ब्रेन की साइड शिफ्ट करेगी, जहां पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वहां से डिफ्यूज करा के बाहर वाले मीडियम में आ जाएंगे। बाहर वाले मीडियम को क्या बोलते हैं हम? आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाले रीजन में आ जाएंगे नहीं। फिर जैसे ही दीज रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे ही उन्होंने अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, जो दूसरी वाली न्यूरॉन थी हमारी उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। देखो ये हमारे पास क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल सिनेप्टिक वेसिकल्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होगा? जैसे ही इंपल्स हमारा एंड पॉइंट पर आएगी, यहाँ पे इंपल्स जैसे ही यहाँ पे आएगी सिनेप्टिक वेसिकल्स को बिल्कुल मेम्ब्रेन की साइड शिफ्ट कर देगा, और ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके बाहर सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाले, ये जो पार्ट है मेरा, दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाले रीजन में आ जाएगा। फिर यही सिनेप्टिक वेसिकल्स अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे, और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे डेंड्राइट्स के ऊपर। डेंड्राइट्स के ऊपर present Dendrites पर receptors. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे हमारे रिसेप्टर्स से बाइंड कर जाएंगे और हमारी एक्सॉन को क्या बना देंगे? मतलब एक्सॉन को एक स्टिमुली प्रोवाइड करा देंगे, इसके अंदर एक्शन जनरेट कराएंगे या फिर इंपल्स जनरेट करा देंगे।
ऐसे हमारा सिग्नल, बिकॉज मेरा मेनली काम क्या है भाई, जो सिग्नल इसके पास है उस सिग्नल को मेरे को दूसरी न्यूरॉन के पास शेयर करना है। और न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम क्या होता है यहाँ पे? डोपामाइन। एसिटाइल कोलिन, ये होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और रिसेप्टर्स याद रखना, रिसेप्टर्स डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, बिकॉज जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था तभी भी बताया था कि हमारे इम्पल्स के रिसेप्टर्स डेंड्राइट्स के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। क्लियर ये सारी चीजें? फिर ये डोपामाइन कहाँ पे होता है? डोपामाइन एक हार्मोन है ना, सिग्नल थोड़े ना है वो। नहीं, हम जब हमने ड्रग्स पढ़ा था तो उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन ऐसे बताया था उसमें। डोपामाइन हमारे ब्रेन में क्या काम करता है? वो तो इनहिबिटरी होती है। मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है ये। हाँ। मॉड्यूलेट करता है हमारी ब्रेन की नर्व इम्पल्सेस को। चलो, इतनी बात समझ में आया सबको क्या क्या हुआ? अब इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे बहुत क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली डायग्राम बना के दे देंगे आप लोगों को और लेबलिंग पूछ लेंगे। तो ये मेरे पास एक्सॉन है, ये एक्सॉन का टर्मिनल वाला पार्ट, ये स्टिमुली आ रही है यहाँ से, ये स्नेप्टिक वेसाइकल्स हैं। स्नेप्टिक वेसाइकल्स आगे की साइड शिफ्ट हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया और फ्यूज करके देखो यहाँ पे येलो येलो सब, ये येलो येलो क्या है यहाँ पे? न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? एसिटाइल कोलिन। और ये क्या है यहाँ पे? दिस इज योर, ये तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये वाला प्री वाला। मैम ऊपर प्री है, नीचे पोस्ट। प्री और नीचे प्री मतलब जहां से निकल, हाँ जहां से निकल रहा है उसको इन्होंने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जिधर साइड जा रहा है उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और बीच वाले गैप, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है दिस इज नॉन एज साइनेप्स, और बीच में जो गैप है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट। डायग्राम की लेबलिंग पे क्वेश्चंस है। इसका मतलब और डेंड्राइट्स और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। इसको देखो ऐसे समझ लो, मैम और पोस्ट। हाँ जी मैम, जैसे ये तो पूरा इम्पल्स का ट्रांसमिशन का बता रहे हैं, तो जैसे कि अगर ऑर्गन से सीएनएस की तरफ जाएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो हाँ, फिर वही चीज तो मैं फिर बता जो रही हूँ। अच्छा ठीक है। अभी समझो, ये क्या है? ये आपका ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका हैंड है। तो आपके हैंड से ब्रेन की साइड जा रहा है, तो नर्व्स कैसे होंगी? ऐसे अटैच होंगी ना नर्व्स। तो नीचे की साइड अगर जा रहा है सिग्नल मेरा, तो यहाँ से यहाँ क्या? अच्छा एक चीज बताओ, क्या हमारे एक्सोन से स्नेप्टिक नोब पे सिग्नल जा सकता? नो मैम, नहीं जाएगा। अगर सिग्नल जाएगा तो कैसे जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा हमेशा? यस मैम। मतलब हमारी स्नेप्टिक नोब से हमेशा डेंड्राइट की साइड सिग्नल आएगा। तो जिधर से सिग्नल आ रहा है वो मेरा फर्स्ट, तो उसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक, और जिधर साइड जा रहा है उसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक। लेकिन अगर मैं ये केस सिर्फ कार्डियक मसल्स के केस में बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। यस मैम। हो सकता है, तो वहां पे प्री और पोस्ट मैटर करेगा, डायरेक्शन क्या है इम्पल्स के जाने की। जिधर से आ रहा है वो प्री, जिधर जा रहा है वो पोस्ट, और बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट सॉर्टेड। यस मैम। चलो, अब इम्पल्स वाले के मतलब इस वाले पूरे पार्ट के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। मैम तो फिर जो केमिकल साइनेप्स होता है उसमें तो नीचे से ऊपर जाएगा ना हमेशा? केमिकल साइनेप्स में हमेशा दो न्यूरॉन्स के बीच में होगा, तो स्नेप्टिक नोब से डेंड्राइट की साइड आएगा, नोब से डेंड्राइट की साइड। ओके मैम। के अंदर बाई डायरेक्शन किस तरीके से होगा? किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल के अंदर। उसके अंदर फिर हमारी जो न्यूरॉन्स है ना उनकी डायरेक्शंस हम लोगों को चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी डेंड्राइट से एक्सॉन की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है।
डेंड्राइट के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं। जिधर न्यूरोट्रांसमीटर है उससे रिसेप्टर की साइड हमेशा सिग्नल जाएगा। मैम रिसेप्टर्स हमेशा डेंड्राइट्स पे ही होते हैं। हाँ, रिसेप्टर हमेशा डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। तो मैम हमारी बुक में जो डायग्राम है तो उसमें जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो हमारी डेंड्राइट्स वाली मेम्ब्रेन है। जो हमारी में पोस्ट वाला दिया हुआ है, हाँ वो डेंड्राइट वाली है, बिकॉज उसी की साइड उस पे रिसेप्टर्स दिखाए हुआ है ना। यस मैम। ओके मैम। जिस पे रिसेप्टर्स होंगे उसको हमेशा पोस्ट कंसीडर करके चलना। ओके मैम। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस करो। इन क्वेश्चंस पे ध्यान रखना, इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पहले पढ़ाया जाता था। आप क्वेश्चंस भी करोगे देखो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस करना सबके सब। तो अब लोग क्वेश्चन शुरू करो। कहाँ से करोगे? यहाँ से करो। न्यूरॉन एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। Niss's bodies are mainly composed of ऑप्शन डी। ribosomes and RNA. Myelin sheets are produced by myelin sheet किस किस से बनी होती है? Oligodendrocytes and Schwann cells. 14 रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। रिसेप्टर साइट किसके ऊपर प्रेजेंट? देखो वही क्वेश्चन आ गया। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर cation इज आशुतोष सोडियम कैसे हो जाएगा? सोडियम तो एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, पोटेशियम होगा इंट्रासेलुलर। सिक्सटीन 17 देखो 13 में क्वेश्चन आया, कर्नाटका में कर दिया था, बट क्वेश्चन सेम ऑलमोस्ट। अच्छा इनके ना जरा ऑप्शन सी पोल में आंसर दो मेरे को आप लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे हैं, बिकॉज बच्चों की जो स्ट्रेंथ है ना हमारी क्लास में डाउन ही डाउन होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 का पोल 16 नहीं किया होगा ना अभी आप लोगों ने? चलो कर दिया तो 16 का भी आंसर मेरे को आप पोल में दो। तीन 10 मिनट। 16 करो, 17 करो, 21 करो, 22 करो। ओके मैम। हमें सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स एक बार बताना मैम। एक सेकेंड। 21 करोगे और 22 करोगे। राधिका बताओ मतलब मैम सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स कौन से क्वेश्चन है? 17। तो फिगर शोन एज एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्स। ठीक है, ए टू डी आपको बताना है, तो ए तो मेरे पास एक्सोन होगा। देखना जरा इसमें। और डी मेरे पास क्या होगा यहाँ पे? डी मेरे पास है और सी क्या है मेरे पास? रिसेप्टर डी क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल्स वेसिकल्स। और ए क्या है मेरे पास? एक्सोन टर्मिनल या फिर एक्शन पोटेंशियल है, वो एक्शन पोटेंशियल आ रहा होगा वहां से। तो ए एक्शन पोटेंशियल, सी बी में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। और डी में रिसेप्टर कैप्सूल्स, नो। सी में क्या है? रिसेप्टर है और डी में ये सही है मेरे पास। ए में एक्सोन टर्मिनल, डी सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स। नहीं, सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही नाम दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ओके मैम। ना करेक्ट ऑप्शन मिल गया ना, सी। यस मैम। बच्चों वोट करो जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 13। Which one of the following does not act as a neurotransmitter? इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह फंक्शन नहीं कर पाएगा? कौन सा कर पाएगा वो तो मेरे को क्लियर है। एसिटाइल कोलिन,
यस यस मैम। मैम। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये क्या है मेरे पास, हॉर्मोन्स की तरह वर्क करता है नहीं करता है? यस मैम। यस मैम। तो हॉर्मोन्स जो होता है क्या वो कभी भी एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क कर पाएंगे? नो नो मैम। मैम। नो मैम। हॉर्मोन्स मैम कर करेंगे। पाएंगे, हॉर्मोन्स करते हैं, हॉर्मोन्स के लिए भी तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना। लेकिन ये यस मैम। कॉर्टिसोन है, कॉर्टिसोन क्या कॉर्टिसोन कभी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करेगा? नो मैम। नहीं। कॉर्टिसोन होता क्या है? मैम कोर्टिसोल होता है हॉर्मोन्स। ये कॉर्टिसोन है, ऐसा नहीं। नहीं पता। ये एक ड्रग होती है, ड्रग होती है ये, जो जनरली मतलब इंजेक्टेड फॉर्म में दी जाती है किसी भी इंडिविजुअल को, अगर उसको कहीं पे इन्फ्लामेशन वगैरह हुई रहती है उसमें दी जाती है ये। तो ये कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क नहीं करेगी। मैम एक बार दोबारा न्यूरोट्रांसमीटर रिपीट कर दीजिए। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ये काम मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट कराए या नर्व इम्पल्स को स्लो डाउन करा दे वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करेगी। एसिटाइल कोलिन भी करेगा, एपिनेफ्रिन भी करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन भी करेगा। कॉर्टिसोन क्या होता है, कॉर्टिसोन एक ड्रग होती है जिसके लिए बॉडी में रिसेप्टर्स नहीं होते, सिर्फ इन्फ्लामेशन वगैरह के लिए यूज की जाती है। ओके मैम। हो गया 16, 17, 21, 22। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो अगर किसी को डाउट हो तो हैंड रेज करके पूछो। मैम हाँ जी, सीन वाला बता दो। कौन सा खुशबू? मैम 16। अच्छा 16, देखो 16 वाला क्वेश्चन। इसमें अगेन पहले लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग। सी क्या है? सी है मेरे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स, सेम 17 की ठीक है। और ए क्या है? ए है मेरे पास रिसेप्टर्स। और बी क्या है? जंक्शन है ये बी, तो ये होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट। डी क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे? सिनेप्टिक नोब होना चाहिए ना शायद ये। यस हाँ मैम। मैम। यस थोड़ा note करके देखना। हाँ ये साइनेप्टिक नोब ही हो जाएगा, साइनेप्टिक नोब। अब मैच करना जरा। ए न्यूरोट्रांसमीटर नोब, सी न्यूरोट्रांसमीटर नोब, ए रिसेप्टर्स है, ठीक है। सी क्या है? सी साइनेप्टिक वेसिकल्स है। सी ये डी में बी को क्या बोल रहे हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कनेक्शन या साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल लो। और डी में क्या बोल रहे हैं? पोटेशियम नहीं कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ये जो रिसेप्टर्स होता है ना बच्चों, ये रिसेप्टर्स कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल से बने होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जाता है उन कैल्शियम गेटेड चैनल से साथ बाइंड कर देता है और उनको ओपन करा देता है। मैम हाँ जी 21 का डी है मैम ना? क्लास कब ओवर होगी? बेटा बस 5 मिनट में कर रहे हैं क्लास ओवर। ओके मैम। एंड जितने भी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स है ना, मेरे को लग रहा है बहुत कम स्टूडेंट है अभी नर्सिंग वाले यहाँ पे, तो उनको कल भी क्लास होगी आप लोगों का, क्योंकि ये चैप्टर में फिनिश कराऊंगी कल। ओके मैम। मोनिका बोल रहे हैं 22 समझ नहीं आया मैम। बेटा 22 में बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कौन वर्क नहीं करेगा? ये जो एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं ना, हॉर्मोन्स के अंदर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं बच्चों, है ना? तो हमें पता है कि हॉर्मोन्स है, ये हॉर्मोन्स हैं और हॉर्मोन्स के लिए हमेशा रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करेंगे। फिर तो मैम डोपामाइन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामाइन भी एग्जैक्टली न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क कर सकता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर अगर प्रोड्यूस कर पा रहा है तो। मैम 21 बता दीजिए। 21 देखो 21 में क्या है? ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, अगर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर नेगेटिव हो जाएगी। सबसे पहले देखो ट्रांसमिशन के टाइम पे
इनर का पूछ रहे तो इनर सबसे पहले तो नेगेटिव रहती है, देन पॉजिटिव हो जाती है, देन गेट बैक टू नेगेटिव। यस मैम मेरे को लग रहा था डी, मैंने गलती से ए कर दिया वो उसमें। बेटा वो देखो ना, आउटर पूछते तो ए करते हैं हम, पहले पॉजिटिव हो जाती है रहती है, फिर नेगेटिव एंड देन कंटिन्यू टू बी नहीं पॉजिटिव। फर्स्ट नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, सी होना चाहिए था, ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। मैम मैंने पहले इधर पढ़ा, कंटिन्यू पहले कोई ए बात कर नहीं, दिया, बाद में इधर पढ़ा तब लगा। पूरा पढ़ा करो क्वेश्चन, तब सही किया करो। मैम मैंने भी बट गलत मैम कर दिया था। हाँ जी हाँ मैम जी। उसने तो इनर इनर साइड में बोला है ना। हाँ इनर साइड ही तो बोला, तो इनर साइड पहले नेगेटिव रहती है, फिर पॉजिटिव, फिर वापस से नेगेटिव हो जाती है। जब एक नव तो उसका डी होना चाहिए, क्या डी होना चाहिए फिर। डी होना चाहिए। डी ही तो है, डी हाँ तो है, मैम, ओके मैम। ए नहीं है, डी है। चलो हमें लगा सी है, आपने बोला सी। नहीं नहीं हाँ नहीं, ए डी बोला मैंने। क्वेश्चन 18 करो, 19 करो, 23, 24, 25 चैट सेक्शन में आंसर करना। अल्जाइमर डिसीज क्या होती है? स्किन रिलेटेड डिसीज होती है ना ये, या हाँ ब्रेन रिलेटेड? मैम ब्रेन नहीं, ब्रेन ब्रेन होती डिसीज होती है जिसके अंदर हमारा जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके अंदर हमें गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड क्या होता है? GABA, ये आपका बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड समथिंग होता है। इसका आंसर भी यही है ना, गाबा। मैम ये कौन सी वाली डिजीज होती है, एक बार रिपीट करना। अल्जाइमर डिसीज हमारी ब्रेन डिसीज होती है जिसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज किसकी वजह से होनी चाहिए, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? मेमोरी लॉस, मतलब मेरी पूरी बॉडी के अंदर, मतलब मेरा जो ब्रेन है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है। और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट ना होने का क्या रीजन हो सकता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का absence। कौन सा है न्यूरोट्रांसमीटर? बी, डी ऑप्शन। एसिटाइलकोलिन, बस। एसिटाइलकोलिन। 18 का क्या लिखा हुआ है ना, न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, तो आउटर पॉजिटिव होगा, इनर नेगेटिव होगा, और मोर परमिएबल किसके लिए होगा? पोटेशियम। पोटेशियम के लिए होगा। पोटेशियम के लिए। देखो पार्किंसन डिसीज, अब बच्चे देखेंगे कि भाई मैम ने तो अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज नहीं पढ़ाया, लेकिन हर किसी डिसीज के अंदर बहुत थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका भी आंसर क्या होने वाला है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। अरे शायद अभी तक राधिका डोपामाइन डोपामाइन क्यों कर रहे थे फिर आप? अरे हम डोपामाइन ही होगा इसका। क्योंकि वहां पे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है उसका डीजनरेशन हो रहा है। यस, एग्जैक्टली लिखा हुआ है उन्होंने कि जो पार्किंसन डिसीज है न्यूरोट्रांस is caused by the degeneration of brain neurons, ब्रेन की न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जा रही हैं, and that are involved in movement control and make use of neurotransmitter, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज Regulation। करती हैं। तो उसका आंसर है डोपामाइन। तो जहाँ पे भी Yes, नोट बनाए होंगे regulation। या फिर एनसीईआरटी में, वहां पे लिख लेना इसको। तो एक तरीके से कहेंगे रेगुलेशन ही खत्म हो गया इसमें, इन्होंने ऐसा बता रखा है। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है हमारे न्यूरॉन की। तो मैम 23 का आंसर डोपामाइन है। हाँ 23 का आंसर डोपामाइन होगा। ओके मैम। मैम 26। कौन सा 26? Which of the following statement is correct for nodes of Renvier? Nodes of Renvier कहाँ पे प्रेजेंट होता है? गैप में थे ना वो आपके प्रेजेंट? यस मैम। तो क्या होगा आंसर? डी।
माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब अगर आपके नोट्स ऑफ रेन्यू प्रेजेंट हो, नोट्स ऑफ रेन्यू क्या थे, माइलिन शीथ के बीच में जो गैप था उसके बीच में थे ना नोट्स ऑफ रेन्यू। यस मैम। तो इसकी वजह से माइलिन शीथ क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, और डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से सॉल्टेटरी कंडक्शन भी होता है। पार्किंसन डिसीज क्या होता है वो भी बता दिया, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी, मतलब जो आपकी लिम्स, आपकी जो चलने फिरने की पावर है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाती है उसके अंदर। आपके लिम्स वर्क, आपके लिम्स आपके कंट्रोल में ही नहीं रहते। किसकी वजह से होते हैं, आपकी जो ब्रेन की न्यूरॉन्स होती है जब वो डैमेज हो जाती है, और ब्रेन की न्यूरॉन्स डैमेज हो गई तो इसका मतलब आपका जो सीएनएस है, आपका जो स्पाइनल कोड है, कुछ वर्क नहीं कर पाएगा, आपकी पूरी बॉडी के अंदर इम्पल्स ही नहीं जनरेट हो पाएंगी। और क्या बोल रहे, दैट आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट कंट्रोल, मतलब आपकी बॉडी का कंट्रोल भी करा रही थी, प्लस मेक यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर का यूज भी कर रहे थे। किसकी वजह से होता है, डोपामाइन की वजह से होता है। डोपामाइन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर डोपामाइन जब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ले लिया जाता है, डोपामाइन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तब पार्किंसन डिसीज हो जाती है। 25 का क्या है मैम? Which what used to be described as Nissus granules in a nerve cell are now identified as राइबोसोम्स। ribosomes, RER plus 3 ribosomes. मैम 24 का ए और डी दोनों नहीं होने चाहिए। In the resting state of neural system, diffusion due to concentration gradient, if allowed, would drive. रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट में तो पोटेशियम आता है इनटू द ऑप्शन होगा यस और मैम। एन पॉजिटिव बाहर भी तो जाता है। पोटेशियम आउट ऑफ, बट इन्होंने तो पूछा अलाउड का है 3 ना। बाहर जाते हैं और अंदर 2 आते हैं, तो तो फिर सिर्फ ए सोडियम और भी डी नहीं जाएंगे। रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल सिस्टम, डिफ्यूजन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो मेंटेन कौन करके रखता है, कि बाहर 3 Na पॉजिटिव जाएंगे, एक्सफ्लक्स होगा, एंड इंटर इनफ्लक्स होगा 2K पॉजिटिव का, उसने तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ किसका डिफ्यूजन हो रहा होता है, सोडियम आयन का। सोडियम आयंस इनटू द सेल। और बी वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बोला है K पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव आउट ऑफ द सेल, दोनों के दोनों सेल से बाहर जा रहे हैं। Na पॉजिटिव इनटू द सेल या फिर Na पॉजिटिव आउट ऑफ द सेल। तो मैम मतलब इसमें डी होना नहीं Na पॉजिटिव आउट ऑफ द सेल थोड़े ना, ये नहीं होगा इसका आंसर। यस मैम ए होगा। मैम जैसे पोटेशियम बाहर जाता है, सोडियम अंदर आता है। Na पॉजिटिव पोटेशियम अंदर आता है इनटू द सेल, द रेस्टिंग स्टेट ऑफ अंदर आता है और वो बाहर जाता है। ये समझ नहीं आया कि एन मतलब डी क्यों नहीं हो सकता ऑप्शन। Na पॉजिटिव इनटू द सेल आता है और K पॉजिटिव आउट ऑफ द सेल जाता है, Na पॉजिटिव इनटू द सेल आता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो A और C, अरे अंदर क्या आता है, अंदर तो पोटेशियम आता है ना, यस बाहर सोडियम जाता है, तो बाहर सोडियम जाते कितने 3 Na पॉजिटिव, अंदर क्या आता है 2K पॉजिटिव आता है। यस तो इसका आंसर A और C दोनों नहीं होने चाहिए फिर। मैम मेरे को ये सी क्यू सी में तो अंदर बोला है ना, सोडियम तो बाहर। ए और डी होना चाहिए। एक सेकंड, Na पॉजिटिव आउट ऑफ द सेल, हाँ A और D, यस मैम वही बोल रही थी मैं कि ए और डी दोनों होनी चाहिए। A और D नॉट C, A और D। ओके मैम। मैम एक बार 19 का आंसर बताना। कौन थे का 19, अल्जाइमर्स डिसीज का एसिटाइलकोलिन। ओके मैम। मैम 24 का क्या आंसर होगा, एक बार बता दीजिए। 24 का A और D दोनों हो सकता है। 26 का बी होगा। 26 which of the following is node of Renvia, हाँ myelin with is discontinuous, right। ओके मैम।
बेटा रेस्टिंग स्टेट में गुंजन रेस्टिंग स्टेट में वो के पॉजिटिव के लिए परमिएबल होता है। क्लास अब ओवर कर दो, मेरे को कहीं पे जाना है। बस कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। मैम हम 27 के बाद वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। 27 20 डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा। डीपोलराइजेशन मतलब इनर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द जंक्शन बिटवीन एक्सोन। 27 भी कर सकते हो इजिली, 28 भी कर सकते हो। बच्चों 24 क्वेश्चन एक बार और पढ़ के देखना। इन्होंने 24 कहाँ से? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, और हमारे इम्पल्स के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता। ये बोल रहे हैं इफ अलाउड, अगर हमने उसको अलाउ किया डिफ्यूजन होने के लिए तो क्या होगा हमारी रेस्टिंग स्टेट में। मैम बच्चों इसके जो आंसर कीज है ना, आंसर कीज गलत भी होती है, बहुत क्वेश्चन डी मैंने कह देखा रहे है। हैं। मैम लेकिन फिर तो हाई में जाएगा ना, तो बाहर की तरफ तो अंदर जाएगा ना। बाहर मेरे पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, अंदर मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। अभी सोडियम पोटेशियम को छोड़ दो, अभी बोल रहा है रेस्टिंग स्टेट में तो यही केस होता है ना, बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अंदर कम पॉजिटिव चार्ज है। यस मैम। यस मैम। फिर इन्होंने देखो कोमा लगाया है, रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है कि बाहर ज्यादा चार्ज है, अंदर कम चार्ज है, और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव होना। इफ अलाउड, अगर मैंने उसको अलाउ कर दिया देन इट वुड ड्राइव, तो वहां पे क्या ड्राइव होगा, मैम बाहर से सोडियम अंदर आ चार्ज जाएगा। अंदर आना चाहिए ना, अगर हम डिफ्यूजन प्रोसेस को कंसीडर करके चले। यस मैम। बाहर से, और बाहर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम। इसका मतलब सोडियम इनटू द सेल आएगा, यस इसका आंसर सी होगा। फिर नॉर्मल अपना केस देखें तो नॉर्मल केसेस, अगर ये यहाँ पे ये ना लिखते भाई डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हम ए और डी में से ही लगाते, लेकिन इन्होंने बोला कि रेस्टिंग स्टेट में जो कंडीशन है अगर हम उसमें डिफ्यूजन करा दे, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे बन रहा है, इफ अलाउड देन इट वुड ड्राइव, तो क्या होने लग जाएगा वहां पे, तो वहां पे सोडियम अंदर की साइड एंटर होगा। पोटेशियम बाहर क्यों नहीं जा पाएगा, पोटेशियम बाहर इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि अंदर पोटेशियम ऑलरेडी कम है, बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर से अंदर आएगा वो। ओके मैम। चलो 20 वाला कर लो, 27 कर लो, 28 कर लो। एक सेकंड, आगे क्वेश्चन, हाँ बस इतने क्वेश्चन कर लो, फिर आगे सीएनएस से है, ब्रेन वाले पार्ट से, उसको हम कल करेंगे। एंड अगर हो मेरे पास आप लोगों के टेस्ट कोर्स आ जाएगी ना, मैं आप लोगों के टेस्ट कोर्स सारे चेक करके आप लोगों को बता भी दूंगी आपके ग्रुप में इस बार कौन हाईएस्ट रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में आप लोगों को बताया करूंगी आप लोगों के ग्रुप्स में। हम 20 क्वेश्चन ये भी भेज। हाँ जी, हम 27 बता दो। डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ। डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, सोडियम जो चैनल होता है वो ओपन हो जाता है, सोडियम अंदर की साइड एंटर हो जाता है, यस सोडियम मैम। मूव्स इनसाइड और पोटेशियम बाहर चले जाता है। पोटेशियम। ऑप्शन बी। ओके मैम। 28 का मैम डी होगा क्या? The junction between the axon of one neuron and the dendrite of the next is known as synapse. ट्वेंटी का क्या, 20 का यस राधिका। मैम 20 का तो बी है। हाँ 20 का। अब मेरे को चैप्टर 6 से एक लाइन पूछनी थी। चैप्टर 6 11th का 12th का 12th का पूछो। मैम जब आपने कल हमें बताया था कि जो फ्रेम शिफ्ट